एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो देखिए, आज मैराथन क्लासेस के तौर पर हम लोग स्टैटिक जीके को देखेंगे, जिसमें कि मोस्टली जितने भी मतलब प्रश्न है सब कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना। तो ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें टोटल 500 सवाल है। कितने सवाल है? 500। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब तक कम से कम 1000 प्लस बच्चों ने इसका पीडीएफ जो है वो परचेज कर लिया है। जो भी बच्चे अब तक इसका पीडीएफ परचेज नहीं किए, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग इसका पीडीएफ जो है वो परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरा नंबर है 7547827450। आपको मात्र 50 रुपए में 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और ये हम तो कहते हैं कि सभी बच्चों को जिन्होंने अब तक नहीं लिया है, वे सभी बच्चे फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेज कीजिए, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में मात्र 6 दिन का समय बचा हुआ है। आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग मतलब आपके एग्जाम में जितने सवाल आने हैं स्टडी जीके से, उन सभी सवालों को आज हम लोग देखेंगे। और हमें उम्मीद है, ठीक है, कि जितने भी सवाल आएंगे सब एक ही क्लास से कवर हो जाएगा, ठीक है, इसी क्लास से कवर हो जाएगा। इसलिए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, होगा बड़ा, हो गया। आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा लेवल जो है स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैं लेवल स्टैंडर्ड नहीं कर रहा हूँ। आज का जो सवाल का जो लेवल है एकदम मॉडरेट लेवल है, बहुत इजी लेवल है। कुछ कुछ आपको मीडियम लेवल का सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, पहला सवाल क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, भगवान बुद्ध जो थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे हम लोग, तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, जो आर्य समाज था उसकी जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। अगला है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो आपका गुरुमुखी लिपि हो गया। क्योंकि देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी हो गया, बंगाली भाषा की लिपि बंगाली हो गया आपका, संथाली की लिपि हो गया आपका ओल चिकी, ठीक है। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो गया? गुरुमुखी हो गया। आगे बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा हो गया? तो कन्याकुमारी हो गया। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मुख्य भूमि बोला गया है, ठीक है। अगर सीधा बोलता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या हो जाता? आप कमेंट करके बताइए फटाफट। आइए आगे बात करते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो कौन से राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। आगे है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। देखिए, इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। कौन सी बीमारी के उपचार में? मधुमेह बीमारी के उपचार में। अगला है आपका कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू जो है ना, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू। आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड में अभी सरहुल आने ही वाला है, तो सरहुल से सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, समझे ना। हम पढ़ाएंगे जब झारखंड जीके के बाद, ठीक है, उस वहां पे आपको बताएंगे। आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि कौन सा विटामिन है भाई आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवला में कौन सा विटामिन मिलेगा प्रचुर मात्रा में? विटामिन सी, समझे ना। ठीक है, इस क्लास को कोई भी बच्चे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी स्ट्रेटेजी के से सवाल आएंगे इसी क्लास से सवाल रहेंगे, ठीक है। अगला है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बात करते हैं कि
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो था वो चीन में हुआ था, ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए भारत में ये जो सशस्त्र बल होते हैं उसका सर्वोच्च सेनापति की बात करेंगे हम लोग तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए इसलिए विटामिन ए को आप लोग प्रचुर मात्रा में लिया कीजिए। आइए आगे बात करते हैं। ये जो पोंगल दिख रहा है ना, पोंगल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार हो जाएगा। आगे है कि गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा जो होते हैं वो पंजाब के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगला है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? देखिए टेलीविजन जो है उसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में क्या जानते हैं? जेएल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए भारत की जो पहली महिला शासिका की बात करेंगे हम लोग तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। वहीं पे अगला है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है ना वो आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह ने दिया था। अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चा बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड से परिचित होंगे। 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। आइए आगे बात करते हैं। अगला है आपका कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? देखिए जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया तो उसके बाद उसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? अगर जब जब पंजाब केसरी का जिक्र आता है तब तब लाला लाजपत राय जो है उसका नाम आता है, ठीक है। वहीं पे है अगला सवाल कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? देखिए जो सैंडर्स थी उसकी हत्या भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। अगला है आपका कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ तो किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था, समझे। मंगल पांडे में कितनी हिम्मत थी देखिए कि वे अंग्रेजों से भिड़ गए और है ना। आइए आगे बात करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला ना, देखिए राज्यपाल तो भारत की नहीं होती है ना, किसी राज्य की होती है। लेकिन मतलब पूरे भारत में किसी राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है, वह थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, है ना। देखिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कम से कम एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है कि नहीं बनता? बनता है। इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से और भी बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस, ठीक है। जब भी क्लास आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी भाई? संतोष यादव। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई वो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, ठीक है। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उसका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अगला है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए जामताड़ा में आपका रामकृष्ण मिशन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा जो थे वो 1498 में भारत आया था। भाई वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल निवासी थे वास्को डी गामा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि हवा महल जो है ना, हवा महल वो कहाँ पे स्थित है? ये जो हवा महल है आपका वो जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में स्थित है, समझे। आइए आगे बात करते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? देखिए सिख धर्म का जो संस्थापक है ना वो किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है।
आइए आगे बात करते हैं कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगला है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उनकी समाधि का जो नाम है वो है विजय घाट, समझे। आइए आगे बात करते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा है। आगे है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य या कौटिल्य जो भी बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगला सवाल क्या है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। चलिए अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा में दो अध्यक्ष बने, एक अस्थायी एक अस्थायी। तो हम लोग यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आइए आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये जो प्रारूप समिति थी ना संविधान सभा की, प्रारूप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इधर गया जी, हाँ आइए आगे बात करते हैं। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस जो होता है ना वो किस तिथि को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है भाई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान हो जाएगा आपका, है ना। तो आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप सभी लोग याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी भी संपन्न हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आइए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेंगे तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। वही देखिए ओणम जो है ना, ओणम वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार हो गया आपका ओणम। अगला है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी कब बनी। 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे चलिए आइए आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ हो गया। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। मोर हो गया, है ना। वहीं अगर भारत का राष्ट्र जल जीव कौन सा है तो गंगा डॉल्फिन हो गया। ठीक है, देखिए अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। बहुत मेहनत से हम आपके लिए क्लास करवाते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चे सब्सक्राइब अब तक कर दिए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। अगला है आपका कि भारत का राष्ट्र फल कौन सा है। देखिए भारत का अगर राष्ट्र फल की हम लोग बात करेंगे तो आम हो गया आपका, है ना। अभी भाई आम का सीजन आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है। तो कमल हो गया राष्ट्र फूल। भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है। तो बरगद। देखिए बरगद का पेड़ जो है ना प्राय प्राय सभी गांवों में मिलता है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं 57 नंबर की भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है। तो हॉकी। पेड़ हो गया आपका बरगद, खेल हो गया हॉकी। ठीक है, देखिए हॉकी से आपका ये क्या नाम है, सलीमा टेटे है, निक्की प्रधान है, ये लोग का नाम याद रखिएगा क्योंकि सवाल में एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं सवाल। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्र झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो भारत का जो राष्ट्र झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्या है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। भारत का जो राष्ट्रगान लिखा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है भाई। तो वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है, दोनों आप लोग एक ही नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे किसने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला है आपका कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। भाई महात्मा गांधी को अगर किसी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा तो वे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है,
अगला सवाल है, हमारी राष्ट्र पंचांग कौन सी है? हमारी राष्ट्र पंचांग जो है आपका वो सक्समंथ है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रगान गाने में कितनी अवधि लगती है? तो सब बच्चे जानते हैं, 52 सेकंड लगता है। अगला है कि रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश से कहा जाता है इसको, ठीक है। की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, है ना। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? भाई पेस मेकर, तो शरीर के हृदय जो है ना उससे पेस मेकर का संबंध है। अगला है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो गया कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। वहीं पे अगला सवाल देखते हैं कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था वो रॉटजन ने किया था। किसने किया था? रॉटजन ने किया था, ठीक है। अरे बीच बीच में बोला भी कीजिएगा कि ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो तांबा का यूज किया गया था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? भाई अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, समझे। देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार बच्चा-बच्चा जानते हैं, गैलीलियो ने किया था, ठीक है? वहीं पे आगे बात करते हैं कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है ना? आगे देखते हैं कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भाई, भारत में पहली जो रेल चली ना, आपका बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से लेके थाने तक चली थी, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? देखिए, रेल की बात करेंगे तो मुंबई से थाने तक चली, वही लेकिन मेट्रो रेल सेवा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मेट्रो रेल सेवा आपका कोलकाता में चली थी पहली बार। आगे है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भाई प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो कौन थे? आपके राकेश शर्मा थे, 1984 में गए हुए थे, ठीक है, राकेश शर्मा। अगला है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है, मुख्यमंत्री तो भारत का नहीं होता, किसी राज्य की थी, लेकिन पूरे भारत में सबसे पहले जो महिला सीएम बनी किसी राज्य की, वे थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हमने राज्यपाल का जिक्र ही पर में किया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। चलिए आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो सब जानता है। आप लोग ये बताना है आप लोग को कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, देखिए कमेंट सबका आना चाहिए, है ना? आप लोग क्या करते हो ना कि कमेंट करते नहीं हो, पता नहीं पैसा तो लगता नहीं कमेंट करने में। भाई फटाफट से कमेंट कीजिए, है ना? अगर कोई हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो वीवीआई आपके एग्जाम में, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे मुख्यमंत्री का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए, झारखंड के दूसरे सीएम कौन थे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला है 81 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय आपका वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेलिन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद है उसके कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? ठीक है, 5 देश जो होते हैं उसके अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। ये आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है आपका द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ है? हॉलैंड में है, ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए ये वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा गूगल में सर्च करके कि कौन है ना।
आइए आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारत कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ सवालों को हम स्किप करते हैं, ठीक है? इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? भाई अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो खून का रुकाव जो है वो बंद नहीं होगा, समझे? अगला सवाल है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, समझे? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 343 आर्टिकल। अगला ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? देखिए ओलंपिक खेलों की जो एकल स्पर्धा है उसमें किसने गोल्डन मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, तो क्या हो जाएगा आपका? अभिनव बिंद्रा जी थे, ठीक है? शूटिंग में जीते इसने। आइए आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो देखिए एक ओलंपिक जो होता है अगर अभी हुआ फिर दूसरा ओलंपिक 4 वर्ष के बाद होता है। दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? भाई कहाँ हुए थे? 2016 में रियो डी जेनेरिया में हुए थे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लेटेस्ट जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है? अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो होता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है? अगला हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? भाई हरियाणा में एगो भैंस है, ठीक है? तो उसकी नस्ल बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी भैंस है? मुर्रा भैंस। क्या नाम है? मुर्रा। अगला है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। आगे बात करते हैं कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ये भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। हाँ आइए आगे बात, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? अगला है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? भाई कौन सी देश की जो स्थलीय सीमा होती है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चाइना है, ठीक है? आगे है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर जो है उसके पठन में अगर तेजी से गिरावट आ जाती है तो वो तूफान का सूचक है, समझे? देखिए जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा तुमने जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। जो भी बच्चे इसे लेना चाहते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप में व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। मेरा नंबर है 7547827450, है ना? ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों के पास होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है 105 नंबर कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भाई भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। क्या नाम है? थार। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आपका आसाम में है। अगला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? देखिए पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर घूमते रहती है तो वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, समझे? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, समझे? आइए आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक की बात करेंगे तो आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में, है ना? अगला है स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था भाई? कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसे लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था, समझे? बाल गंगाधर तिलक जी। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य का उसका जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कि अगला जो है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो गया हिंदी भाषा की, है ना? अगला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो है दुग्ध मेखला या फिर इसे मिल्की वे का भी कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था आपका उदंत मार्तंड था। क्या था? उदंत मार्तंड।
आगे है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा की जो अवधि बोली होती है उसमें लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है? ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं, इसको स्किप करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस से हुई थी। ठीक है? एथेंस आपका यूनान में है और 1896 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में, ठीक है, 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है? जो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। आगे बात करते हैं कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और मतलब कब जीता था? तो 1980 में, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में जीता था, है ना? सिलवानिश सिलवानुस डुंगडुंग जो थे उसके वो मेंबर हुआ करते थे झारखंड से। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। पढ़े हम लोग, ठीक है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लुसान जो होता है स्विट्जरलैंड वहाँ पे स्थित है ना? आइए आगे बात करते हैं, इसको स्किप करते हैं। हाँ, देखिए, देखिए इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है? फटाफट से हम लोग स्किप करते जाते हैं। चलिए आइए, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते रहो फटाफट से आप लोग, है ना? चलिए आइए, यहाँ से बात करते हैं। इसको भी स्किप करते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे फटाफट से स्किप करते जाते हैं हम। ठीक है? देखिए, हाँ, यहाँ पे भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सन 1900 ईस्वी में पहली बार भाग लिया था। ठीक है? देखिए, अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला खिलाड़ी थी, वे थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है कि प्रसिद्ध झंडा गीत जो है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने ये रचना की थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना? अगला सवाल है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? देखिए, पशुओं में जो मिल्क फीवर कमी बीमारी होती है, ठीक है, ये आपकी कैल्शियम की कमी से होती है। अगला है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के गुर्दे द्वारा, है ना, गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। आगे बात करते हैं कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भाई एकमात्र भारतीय थे जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो थे आपके अमर सेन। का नाम तो सुने होंगे ना, प्रोफेसर अमर सेन, उन्हीं को मिला है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कि भारत रत्न जो उस्ताद थे बिस्मिल्लाह खां, वो किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो वो शहनाई बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। समझे? अगला है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है उसका निर्माण आपका रसिया के सहयोग से किया गया था, रूस, है ना? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? अगला सवाल है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र केंद्र का नाम क्या है? देखिए, जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे भारत के जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? क्या हो जाएगा आपका? हिमाद्री हो जाएगा, है ना? हिमाद्री हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी वे, जुनको तबाई। क्या नाम था? जुनको तबाई। आगे बात करते हैं कि पीलिया पीलिया किस अंग का रोग है भाई? पीलिया यकृत या लीवर का रोग है, पीलिया। समझे? आइए अगला सवाल है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। एकदम सही बात है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव जो होते हैं सभी दिशाओं में समान दाब पारित करते हैं, यह कथन कौन से नियम से संबंधित है? आपका पास्कल का नियम से संबंधित है। ठीक है? अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है आपका वो मैग्नीशियम हो गया। अगला एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है।
अगला है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? भाई अशोक के जो अभिलेख थे, सम्राट अशोक, है ना, उसके अभिलेख को पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। आगे बात करते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो भाई कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिसके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो ये थे उपगुप्त। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? भाई सबसे महान मुगल बादशाह अकबर थे, और वही अशिक्षित थे। कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी चलिए कुछ नहीं कर सकते हम ऑनलाइन में, ऑफलाइन रहता तो कुछ बोल सकते भी थे। आइए आगे बात करते हैं कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, है ना? देखिए, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। 148 नंबर है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? भाई गदर पार्टी का संस्थापक जो थे वे लाला हरदयाल थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है। आगे जब बात करेंगे हम लोग तो क्या है अगला सवाल, कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, लंगर प्रथा जो होता है ना सिखों में, वो गुरु अंगद देव ने स्टार्ट करी थी। किसने? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन वेद की हम लोग बात करेंगे तो वो ऋग्वेद हो गया। ठीक है। आइए मुगल शासक से कुछ सवाल है कि सॉरी मुगल बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत से, कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? भाई राजधानी थी दिल्ली, उससे दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, एमबीटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है। देखिए, कभी अगर जिंदगी में मौका मिले ना, या कभी अगर समय मिले तो आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्टडी कीजिएगा। भले इनकी सभी नीतियां फेल हो जाती थी, लेकिन इनका जो सोचने का जो अंदाज था, ठीक है, जनता के प्रति इनका जो काम करने की जो इनकी प्रेरणा थी, बहुत ही शानदार शासक हुआ करते थे, है ना? तो कभी पढ़िएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना, कि प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्ष योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेनसांग थे, उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आइए आगे बात करते हैं कि कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? तो वो रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। आगे बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है, मादा एनफिलीज मच्छर की काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। मादा एनफिलीज मच्छर अगर काटा तो सीधा मलेरिया होगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आगे बात करते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30। देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। समझे? कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा? भाई पृथ्वी जो है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले ये बताया कॉपरनिकस ने ही बता दिया था। ठीक है, किसने बताया? कॉपरनिकस जी ने बताया। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध आपका खगोलीय दूरी से हो गया। भाई स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जो होता है वो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? भाई हैदराबाद में चार मीनार मिल जाएगा। वहीं कुतुब मीनार की बात करेंगे वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में मिल जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगर इंडिया गेट की बात कर लेंगे वे आपका नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट। ठीक है। ताजमहल आपका यहीं आगरा में स्थित है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ताजमहल का दीदार किया है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना? हमें तो अब तक ताजमहल का दीदार करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द हम भी ताजमहल का दीदार करने वाले हैं, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 168 नंबर है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, है ना? खेल दिवस की बात कर लेंगे, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वहीं अगला सवाल है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर जो ध्यानचंद थे, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, तो उन्हें उन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। समझे?
है ना? तो देखिए, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है कि नहीं बनता है ना? इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम। अगला है कि करो या मरो का नारा किसने दिया भाई? महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, दिल्ली चलो। वेदों की ओर लौटो हम लोग पढ़े, दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वहीं पे सबसे फेमस जो डायलॉग होता है और सबसे फेमस जो नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है ना? चलिए आइए महात्मा गांधी के कुछ, सॉरी महात्मा गांधी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, आराम हराम है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वहीं आगे बात करते हैं कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को, कभी अगर आप लोग मंगल पांडे मूवी जो आया है 57 की जो क्रांति हुई थी उस पे, तो वहां पे देख सकते होगे मारो फिरंगी को ये नारा दिखाया भी गया है। एक नारा है बहुत फेमस है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया भाई? राम प्रसाद बिस्मिल में। क्या नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। उसका नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, समझे? आइए आगे बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन किसने किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का रहा। सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा जो प्रयास रहा वो राजा राम मोहन जी का रहा। ठीक है, वहीं पे आगे बढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भाई बच्चा बच्चा जानता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है ना? अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को आपका महात्मा की उपाधि दे दी थी, है ना? वहीं पे एक पुस्तक है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा इन सवालों को, है ना? अगला है आपका कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भाई भारत रत्न है ना? अगला है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार है वो कौन सा है? वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताना है आपको। तो भारत का सर्वोच्च जो वीरता पदक है आपका वो परमवीर चक्र हो गया। ठीक है, वहीं पे भारत का शेक्सपियर की बात करेंगे तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, कंप्यूटर का पिता कौन हो जाएंगे? कंप्यूटर का पिता किसे कहेंगे हम लोग? तो चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है ना? अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन रसिया के थे, है ना? देखिए, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो 10 प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया ना, आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। एग्जाम मैक्सिमम सवाल इसी से आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो अब तक जिन्होंने इसे नहीं लिया है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? मेरा नंबर है, देखिए 7547827450। आपको मात्र 50 रुपए में 10 प्रैक्टिस सेट प्रदान किया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होने वाला है ना? तो अब तक कम से कम 1000 प्लस बच्चों ने इसका पीडीएफ परचेस कर लिया है। अब आपकी बारी है भाई, चंद दिन बचे हैं एग्जाम में, सोचना क्या है? बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि अभी 50 रुपया पे कीजिए, फट से इसको ले लीजिए, है ना? 50 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जितना जल्द हो सके आप लोग लीजिए इसको और फटाफट एकदम घोर घार के पीजिए। ये ठेठ लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ना? क्योंकि 500 सवाल है इसमें, 500 सवाल है, उसको याद कर लीजिएगा। यानी जामताड़ा जीके का इसमें निचोड़ है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं।
देखिए अगला है आपका कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। वहीं पे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो राकेश शर्मा हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रथम भारत उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारत उपग्रह का नाम हो गया आपका आर्यभट्ट। क्या नाम हो गया? आर्यभट्ट। इसको छोड़ा कब गया? 1975 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? भाई इसको आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, बान की मून नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है ना वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? देखिए कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो इंसुलिन स्रावित करेगी? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला है डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। अगला भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारत भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त मतलब मान्यता दी गई है, जिसमें झारखंड से एक भाषा है, उनका नाम क्या है? संथाली। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, चीन की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? चीन की युआन। ठीक है। देखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक वो हेनरी डुनॉट है ना? अगला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो आपका एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आगे बात करेंगे कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं। इतनी लंबी क्लास लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए भी, है ना? चलिए आइए कोई नहीं, आपके लिए हम और भी लंबा क्लास ले सकते हैं, है ना? देखिए आगे बात करते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? देखिए दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको बनवाना किसने शुरू किया था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा पहले भी। अगला है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए विवेकानंद स्मारक जो है आपका वो कन्याकुमारी में स्थित है। अगला देखिएगा दक्षेस जो है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू है नेपाल में। और दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं दक्षेस में। कौन कौन से हैं देखिए? तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दक्षेस देशों के सदस्य हैं। ठीक है, टोटल 8 सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75 से 16 किलोमीटर हो जाएगा भारत की तटरेखा की लंबाई, है ना? अगला है कि विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में, और भारत में भी अबरक का सर्वाधिक उत्पादन आपका कोडरमा में होता है। इसलिए कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। हाँ, एक रोड है ग्रांग ट्रांग रोड, वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी। ठीक है। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग बीमारी होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से हम आपके लिए क्लास करवाते हैं। ठीक है। तो कम से कम एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता ही बनता है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? भाई दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, समझे ना? आगे बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। आइए आगे बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। वही विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन जो होता है ना वो विटामिन ई की कमी से होता है, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम, क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना? अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है आपका ए और ई हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl हो गया आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम।
आगे है कि हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O होता है हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम, ठीक है? आगे बात करेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता धातु का मिश्रण है पीतल, ठीक है? एक और अगला सवाल है कैल्सिफेरॉल कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो गया आपका कैल्सिफेरॉल हो गया। देखिए इसको लिखना नहीं है इतनी सारी चीजों को, बस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। देखिए ये क्लास मुश्किल से 2 घंटा तक चलेगी, है ना? उम्मीद है 2 घंटा भी नहीं चलनी चाहिए। हम लोग पता है एक एक बार में जब हम लोग का मैराथन क्लास लिया जाता था 7 घंटा बैठे हैं कंटिन्यू, है ना? तो और एक दिन की बात नहीं है, लगातार कम से कम हफ्तों भर बैठना पड़ता था रोज रोज 7 घंटा 8 घंटा, है ना? तो इसलिए अगर जॉब लेना है ना थोड़ा सी मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, पैसेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है? और आपके लिए तो चंद दिन की ही बात है, 23 मार्च को आपका एग्जाम है, बस 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में तो जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है? और जितना हम क्लास कराए हैं सबको एकदम जितना बार हो सके क्लास को देखिए, और जो प्रैक्टिस सेट जिन्होंने अब तक ले लिया है उसको एकदम मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन कर डालिए, समझे? और बाकी जिन्होंने नहीं लिया है हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वे ले ले और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम में जो मैक्सिमम सवाल रहेंगे वो प्रैक्टिस सेट से ही रहेंगी, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये कहा अगला है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, जिसको कि इंग्लिश से बोन मैरो कहते हैं, समझे? अगला है राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ब्लड प्रेशर मापना है तो उसके लिए स्फिगोमेनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है? अगला है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, समझे? अगला है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस जो था उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित जो हो गई थी, 1907 का सूरत अधिवेशन चल रहा था, उसी में कांग्रेस 2 दलों में बंट गया, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, हिस्ट्री से भी सवाल आते हैं और इस प्रकार से सवाल बनते हैं कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था उसको राजा प्रथम राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा के दुर्ग में ही हुए हुए थे, ठीक है? आइए अमरकोट के राजा थे मीरसाल, उन्हीं के किले में अकबर का जन्म हुआ था जब हुमायूं भारत छोड़ के जा रहा था, ठीक है? शेरशाह ही थे जिसने हुमायूं को पराजित किया और वे भारत छोड़ने पे मजबूर हो गए। 1540 की बात है ना? आइए आगे बात करते हैं। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? भाई 2014 का जो क्रिकेट फुटबॉल सॉरी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था ना आपका ब्राजील में हुआ था, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है उसको स्किप करते हैं फटाफट से हम लोग। चलिए स्किप करते हैं, है ना? देखिए अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ये सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। आइए आगे बात करते हैं। जो स्किप करने का है हम उसे स्किप करेंगे, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा जो अध्यक्ष है वो ये करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 जिसे कि हटा दिया गया है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, समझे? आइए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप, उसमें चाइना भी आते हैं, उसमें आपका भारत भी आते हैं,
है ना। अगला है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मेक्सिको। अगर किन्हीं को चांदी का बहुत शौक है तो चले जाइए मेक्सिको है ना, वहां मिल जाएगा भरपूर मात्रा में चांदी। आइए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार इसका सबसे छोटा देश, भाई सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी, समझे। अगला, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर पनामा नहर को जोड़ने का काम करती है। चलिए एक आपका, चलिए इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की बात कर लेंगे, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में आपका फूलों की घाटी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र जो था दक्षिण सूडान, उसकी राजधानी कौन सी है, तो जुबा। जुबा राजधानी हो गया दक्षिण सूडान की, है ना। देखिए योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था, ठीक है। एक कप है होपमैन कप, वो किस खेल से रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पे देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चित्तरंजन दास जी जो है वे देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अशोक चक्र तो आप सभी लोग देखा है, देखे होंगे, तो उसमें कितनी तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। अगला है भारत में सबसे पहली कौन सी फिल्म बनी भाई, तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। वहीं पे अगर बात करेंगे भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी, देखिए हरिश्चंद्र में खाली दिखाया गया था, आवाज नहीं था, लेकिन भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे मानव में, आपका स्टेपीज हो गया, ठीक है। स्टेपीज खान की हड्डी होती है। वहीं पे अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर हो गया, फीमर आपका जांघ की हड्डी होती है। अगला, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639 पेशियां पाई जाती है मानव शरीर में। अगला, लाल रक्त कणिका आई मीन आरबीसी, उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है या गेल्वेनीकरण कहा जाता है। इंग्लिश से बात करें तो गेल्वेनाइजेशन कहा जाता है, समझे। आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत हो गया। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम आपका यकृत हो गया। आगे बात करते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र की बात करते हैं तो आपका डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पे है, असम में स्थित है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला है तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। उस भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, ठीक है, विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए लाहौर भारत का ही पार्ट था। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से हो गया श्वेत क्रांति, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, भाई भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन की बात करेंगे, कौन सा हो गया, फेरी क्वीन। क्या हो गया, फेरी क्वीन हो गया आपका, ठीक है। अगला है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, भारत में जो आपातकाल है उसकी प्रथम घोषणा आपका चीनी आक्रमण के समय की गई थी, यानी हाँ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो की गई थी चीनी आक्रमण के समय की गई थी, ठीक है। देखिए आपातकाल बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए आइए आगे बात, मतलब आपातकाल का जो आधार होता है बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। भारत में भाषा के आधार पे बनने वाला जो प्रथम राज्य है वो आपका कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया।
ठीक है। अगला है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए, भारत पर हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो हो गया आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। चलिए आइए, अगला है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? देखिए, सेल्यूकस का वो राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? क्या हो जाएगा आपका? मेगास्थनीज। आगे बात करते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिनोक हो गया। ठीक है। वहीं पर विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अगला, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। अगला, कांसा की हम लोग बात करेंगे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है कांसा। वहीं अगर अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसको कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था। ठीक है। देखिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो से भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? उम्मीद है अब तक सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे। कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए, दो गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को होता है। ठीक है। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई, महात्मा बुद्ध जो थे उसने पहला जो उपदेश दिया आपका वो सारनाथ में दिया था। अगला है, साइमन कमीशन ने के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए, साइमन कमीशन जब भारत आए उसका बहिष्कार होने लगा तो लाठीचार्ज से एक नेता की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ हो गया। ठीक है। भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। महाकुंभ के दौरान आप लोग देखे होंगे गायत्री मंत्र ट्रेंडिंग में चल रहे थे, है ना? तो गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है। ये अगला है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से संपन्न होती है पाचन क्रिया। कहाँ पे? मानव शरीर में। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला है आपका कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का यूज किया गया। वहीं पे अगर बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो होता है आपका वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अगला है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम का जो कीड़ा होता है ना वो आपका शहतूत की पत्तियों मतलब शहतूत जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों पर पाले जाते हैं। ठीक है। एक खदान है आपका राजस्थान के खेजड़ी में, खेजड़ी उस किसके लिए फेमस है? तांबे की खान के लिए फेमस है राजस्थान का खेजड़ी। झारखंड में भी है आपका पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला हो गया। ठीक है। वो आपका हो गया तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र हो गया पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, चमकीला तारा, बहुत सारी चीजों का संज्ञा दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ना आपका रेटिना में बनता है। ठीक है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का जो संचरण होगा वो विकिरण की विधि, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। आइए देखिए, अगला सवाल है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए का जो द्विगुणित कुंडली होता है डबल हेलिक्स जिसे कहते हैं, डबल हेलिक्स, उसका पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है। अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, देखिएगा जब महेंद्र सिंह धोनी आएंगे ना बैटिंग करने। ठीक है। तो वहां पे जो ध्वनि की तीव्रता होगी कितने डेसिबल में चली जाती है ना? और जब धोनी अगर एक छक्का मार देंगे तो और तो उसकी जो तीव्रता और भी बढ़ जाती है ना? इसलिए मेरा फेवरेट है धोनी जी, इसलिए मैं बार-बार धोनी का नाम लेता हूँ। अगर आपका कोई और फेवरेट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? भाई, कोई भी वेबसाइट है उसका जो पहला पेज होता है उसको हम लोग होम पेज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? होम पेज।
ये अगला है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी में पीछे का दृश्य देखना है, उसके लिए आपको उत्तल लेंस का यूज करना होगा। ठीक है, अगला है समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। देखिए सामान्य परिस्थिति है, तो हवा में ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अरे समझे? ये अगला सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है भाई? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है? एकमात्र नहीं, दो ग्रह है, यू भी है। ठीक है, यूरेनस हो गया और शुक्र, वीनस हो गया। ठीक है, तो जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, शुक्र हो गया और आपका यूरेनस हो जाएगा। ठीक है, ये अगला है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक जो गैस होती है वो आपका हाइड्रोजन गैस है ना? कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। देखिए जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा है, तो हमने जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना? अब भी आपके पास समय है, इसे लीजिए और इसको मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपका इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे। हमारा नंबर है 7547827450, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। आपको मात्र 50 रुपए में 10 प्रैक्टिस सेट प्रदान किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। अरे समझे कि नहीं? इसलिए सोचा विचार नहीं कीजिए, बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि अभी इसको पढ़ लिया जाए। समझे ना? है ना? जब एग्जाम देके आइएगा ना, तब आप लोग को लगेगा कि अगर हम ले लेते प्रैक्टिस सेट, तो आज हमारा 40 आता, किसी कोई बोलते हमारा 45 आता, है ना? तो यह आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट बनाने का मेन काम करेगा, ये आपका यही 10 प्रैक्टिस शीट करेगा। इसलिए जितना जल्द हो सके आप लोग लीजिए, टाइम नहीं है आपके पास, आज 16 तारीख हो गया, 23 को आपका एग्जाम है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो गया भाई, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, अच्छी बात है। ये सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला है, कौन सा पुच्छल पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? भाई हेली 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 पुच्छल तारा जो होता है, वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, शायद ही किसी के नसीब में होता है जो पुच्छल तारा देख ले, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है भाई? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी अगर नाप मापा जाए, तो 15 करोड़ किलोमीटर है ना? अंदाज ही लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। आइए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी का सॉरी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर मोटा मोटी देखा जाए, तो 500 सेकेंड लगता है। ऐसे 496 होता है, लेकिन वन एन एवरेज 500 सेकेंड इसको राउंड फिगर में लिखा जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो पहला परमाणु परीक्षण की बात करेंगे, 14 मई 1974 को किया, पोखरण में किया। पोखरण कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। ठीक है, अगला है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जिसको छू सकते हैं ना, उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको छू ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझे ना? चलिए आइए, है ना? अगला है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। देखिए, कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, वो आपका रेडॉन हो जाएगा। अगला है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में आपका थोरियम पाया जाता है। अगला है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, तो थोराइड ग्रंथि हो जाएगी, है ना? अगला है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का अगर विशालतम स्तनधारी की बात करेंगे, आपका व्हेल मछली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्हेल मछली। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। अगला है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट हो गया आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। ठीक है, भारत झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है, लोहरदगा में पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में, इसलिए लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड की। अगला है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम मतलब क्या? आर्टिफिशियल उपग्रह जो था, सैटेलाइट जो थे, आपका हो गया स्पुतनिक 1। क्या हो गया? स्पुतनिक 1। अगला है कि किस उपकरण द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो आपका रैम कहलाती है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम।
और अस्थायी स्मृति रोम कहलाती है, समझे? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझे? अगला है रिक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर पैमाना पैमाना द्वारा। अगला है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम धातु हो गया। देखिए अगला है किस ग्रह को सांझ तारा कहते हैं? सांझ तारा मतलब सांझ का तारा, है ना? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है उसकी सबसे निचली सतह जो होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर अगर घूमेगा तो आपका 4 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है? अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। है ना? अगला है कि मछलियाँ किनकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है मछली। आगे बढ़ते हैं कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अरे समझे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? देखिए अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले से वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए क्लास करवाते हैं। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही बनता है। ठीक है? चलिए इतना बोलने के बाद हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? भाई दूध से क्रीम बनानी है तो आप केंद्रीय बल के द्वारा बनती है, समझे? अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, समझे? उसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी हम लोग किसको कहेंगे? खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे, आपका ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। अगला है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? भाई कौन से वे विदेशी आक्रमणकारी थे जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूटकर अपना स्वदेश ले गया? तो वे नादिर शाह थे। ठीक है। अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? भाई धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी का टोटल जितना भाग है ना उसमें 71% भाग पर वाटर ही पाया जाता है ना? आगे बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है भाई। ठीक है। अगला है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। अगला है किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी। और किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? क्या हो जाएगा? थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा कि बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है। अगला है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों में अगर गैस लीकेज हो रहा है तो उससे, ठीक है, किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाएंगे? इथाइल मरकप्टेन को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? इथाइल मरकप्टेन को। अगला है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। ठीक है। आगे बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में कोणार्क, हम गए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। आप लोग में से कितने लोग कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे देखे हैं? थोड़ा बताइएगा हमें। अगला है, आगे बढ़ते हैं कि किस देश से अलग होकर, देखिए किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो जो बांग्लादेश बना ना पाकिस्तान से अलग होकर बना। ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। अगला है कि केंद्र असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जब केंद्र असेंबली में जो बम फेंके थे भगत सिंह ने, उसका साथी थे आपके बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। अगला है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। ये जो मुस्लिम लीग थे ना उसने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 लीग में ही, 40 ईस्वी में ही की थी, समझे ना? अगला है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का। अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन जी को मिला है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग।
देखिए, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? देखिए, हमारी अंतिम प्रहार के नाम से 2 क्लासेस रहेंगे, ठीक है? एक जामताड़ा जीके स्पेशल और एक झारखंड जीके स्पेशल। इस क्लास को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ये क्लास आपको कल मिल जाएँगे, ठीक है? कल एक क्लास मिलेगा, एक क्लास 18 तारीख को मिलेगा, 17 और 18 को अंतिम प्रहार, जो कि सबसे अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास अंतिम प्रहार साबित होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? तो इसको ज़रूर आप लोग अटेंड कीजिएगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था आपका, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ही बनाया गया था, है ना? विश्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से रिलेटेड, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 19 लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो 1858 का वो साल था जब इलाहाबाद में दरबार लगा हुआ था, ठीक है? इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार था उसी में 1858 में, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग जो थे उसने भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, समझे? आइए अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ भारत सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उसके साथ सबसे पहले सहायक संधि जो थी वो किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के जो निजाम थे ना उसने की थी, ठीक है? अगला है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड हो गया, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो गया आपका गोंड। दूसरे नंबर में हो गया भील, लेकिन ये गोंड नहीं हो जाएगा आपका, ये गलत है। ये भील हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गया। दूसरा में गोंड गोंड आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा आपका संथाल आ जाएगा, समझे ना? भील हो गया सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट हो गया। क्या हो गया? एनी बेसेंट। अगला है कि शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं, ठीक है? अगला है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ठीक है, कौन सी योजना थी जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन होता है? तो वो था माउंटबेटन योजना। उसी के फलस्वरूप भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला है कि जनरल डायर जो जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े थे, उसकी हत्या किसने की थी? भाई उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को मार के आया था, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए, उधम सिंह वापस तो नहीं लौटे, वहीं पे पकड़ा गए और वहीं पे उनको फांसी सजा दे दी गई थी। देखिए, बंगाल की विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में किया गया। लॉर्ड कर्जन थे उस समय के गवर्नर, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि भारत में देखिए, थोड़ा विवादित सवाल है ये, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है? देख सकते हो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे टोटल तो 24 हो जाएँगे, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जी. मावलंकर, इसको हम लोगों ने पढ़ा। देखिए अगला है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी की बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएंगे आपका? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है? अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी, क्या है कुचिपुड़ी? क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से हो गया मोहिनी अट्टम। अगर भरतनाट्यम की बात कर लेंगे तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा आपका? केरल का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे हम लोग कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भाई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आपका दामोदर नदी पर किया गया, समझे ना? चलिए, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है? अगला है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे,
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो भारतीय नागरिक कौन था? पहला भारतीय नागरिक की बात करेंगे तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। देखिए, मिड डे मील की जब बात करेंगे, ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसको कहते हैं ना, वो 1995 में स्टार्ट करी गई थी। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बंगला है। क्या है? अमार सोनार बंगला। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है। अगला है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना 1976 में, उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है उसको। अगला है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए, गोताखोर जो होते हैं ना पानी के अंदर सांस लेने के लिए, वे ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ लेके जाती हैं। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। कौन था? हनीमैन। है ना? क्या आप लोग क्लास को, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जितने भी स्टैटिक जीके से सवाल पूछेंगे, मतलब इंडियन जीके से आप सब लफ्जों में कहा जाए तो, ठीक है, तो सारे के सारे सवाल हमारे इसी क्लास से रहेंगे। इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। भारत राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारत राष्ट्र अगर की बात करेंगे, चेत, अभी तो चेत स्टार्ट होगा, है ना? लगता हो ही गया है का, मतलब 1-2 दिन में हो ही जाएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये पंडित थे हरिप्रसाद चौरसिया, वे बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। है ना? चलिए आइए, बहुत ही शानदार सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भाई, भारत का प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है ना तो कम से कम 25 साल होना चाहिए, यानी अब लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, अगर किसी के मन में ये इच्छा है कि हम भी आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो पहले 25 साल पूरा होना चाहिए। दूसरा, सदस्य लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक। अगला है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान आपका कर्नाटका का लोक नृत्य है। अगला है मेक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चाइना के बीच मेक-मोहन रेखा सीमा बनाने का काम करती है। अगला है कि प्याज में खाद्य भाग कौन-सा है? प्याज जो होता है उसमें खाद्य भाग क्या होता है? तना होता है। अगला है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, श्रव्य परिसर मतलब जो सुनने योग्य है, जो मानव सुन सकता है, ठीक है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। समझे आवृत्ति? अगला, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? मधुबनी की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, वहीं अगर सोहराय कोहबर की बात कर लेंगे, आपका झारखंड हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। आइए, एक और सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। अरे, दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएगा। और आज का सबसे आखिरी सवाल है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जी। समझे? तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्लास जो होता है वो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके, जिस माध्यम से हो सके शेयर कीजिए। है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत जोहार।